Hello students, in our previous video, we studied about galaxies, constellations, stars, sun, moon, and planets in solar system and the orbits and axes of the planets. Today, we will study about the Earth and why it is called a unique planet. The Earth on which we live is placed at third position in order of the distance from the sun. अगर हम सन से डिस्टेंस की बात करें तो जो अर्थ है वो थर्ड पोजीशन पे आता है. फर्स्ट आता है मरकरी एंड देन वीनस एंड देन अर्थ. इट रैंक्स फिफ्थ इन साइज. और अगर साइज़ की बात करें तो जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें फिफ्थ नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट अर्थ है. The Earth completes one rotation on its axis from west to east direction in about 24 hours. जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी होती है, तो वो जो रोटेशन का पीरियड है वो 24 जो आवर्स है वो पूरा करती है उसमें, जिसको हम एक दिन मानते हैं. ठीक है, जो अर्थ है ये इधर से इधर ऐसे मूव करती रहती है. ठीक है, तो ये जो मान लिया अगर हम यहाँ सन है तो सन के सामने जो पार्ट होता है हाफ, जो यहाँ पर जहाँ भी किरणें जाएंगी सन की, यहाँ पर दिन होगा और ये बैक साइड जो है यहाँ पर रात होगी. ठीक है, फिर ये घूमते घूमते ये जो हिस्सा है ये यहाँ यहाँ आ जाता है. ठीक है, और ये हिस्सा पीछे चला जाता है, तो इसे रोटेशन कहते हैं. फिर वहाँ पर दिन होगा और दूसरे हिस्से में रात होगी. ठीक है, तो इसे रोटेशन बोला जाता है. और ये 24 घंटे का है, इसलिए हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है. इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे बीच में अगर सन है और ये जो एक्सिस है, मतलब ये जिस पर जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो यहाँ पर अगर अर्थ है तो ये जो इस तरीके से इसका घूमना है इसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन. तो ये अगर यहाँ से चलती है और वापस यहाँ आती है तो ये जो टाइम है वापस उसी जगह आने का ये है 365 डेज एंड 6 आवर्स. इससे हमारा एक साल बनता है. इन एंशियंट टाइम्स इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज़ अ फ्लैट बॉडी. पुराने टाइम में ये माना जाता था कि जो अर्थ है वो बिल्कुल फ्लैट है. बट इन द 5th century CE, Aryabhat, an Indian astronomer, declared that the earth is spherical in shape. लेकिन सबसे पहले आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी के अंदर ये बताया था कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है शेप में. नाउ द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस कन्फर्म इट्स स्फेरिकल शेप. लेकिन तब शायद लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन अब जो हमने स्पेस से अर्थ की जो तस्वीरें खींची हैं उससे पता चलता है कि मतलब वो बात साबित हो गई है कि हाँ वो स्फेरिकल है. द अर्थ bulges slightली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटर्स एट द पोल्स. जो अर्थ है वो थोड़ी सी इक्वेटर की तरफ झुकी हुई है और पोल्स की तरफ थोड़ी सी फ्लैट है. नाउ लेट अस लर्न द फेवरेबल कंडीशन विच सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ. अब हम कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस की बात करेंगे जिससे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है और इसीलिए इसको एक यूनिक प्लैनेट बोला जाता है. सबसे पहले फर्स्टली द अर्थ रिसीव मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. क्योंकि जितनी ज़्यादा मतलब जितनी हीट और लाइट सन की हमारे पास आनी चाहिए उतनी ही आती है. लाइफ के लिए जितनी लाइट पॉसिबल है उतनी ही लाइट आनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम. वैसे तो सन की अगर डायरेक्ट जो सनलाइट और हीट अगर हमारे पास आ गई तो हम सब जल जाएंगे. ठीक है, लेकिन अर्थ के ऊपर सिर्फ इतनी ही हीट और लाइट आती है जितनी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है. दिस मच क्वालिटी ऑफ हीट एंड लाइट इज जस्ट sufficient to evolve the sustain all forms of life on the earth's surface. Other planets are either very hot or very cold. तो यही एक क्वालिटी है हीट और लाइट की कि जो हमारे धरती के ऊपर जीवन को
मतलब पॉसिबल बनाती है, और जो दूसरे प्लैनेट है वो या तो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडे है। दूसरा, सेकेंडली, अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ्स एरिया इज़ कवर्ड विद वाटर, कि वाटर जो है वो मतलब जो 2/3 एरिया है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है। वाटर जो है वो असेंशियल है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, और ये अर्थ पे ही है, इसीलिए अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। थर्डली, द अर्थ हैज़ एन एनवलप ऑफ एयर अराउंड इट। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, अदर गैसेस हैं। तो ये सब कुछ जो एयर का एनवेलप है ये अर्थ के पास ही है। इट कंटेन्स गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स विच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन द प्लैनेट। अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इनकमिंग मेट्रियोड्स। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हमें बचाता है। जो मेट्रियोड्स होते हैं स्पेस के अंदर, रॉक टाइप, वो जो घूमते हैं, हो सकता है किसी भी प्लैनेट से आके वो टकरा सकते हैं, तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो उनसे हमें अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बचाता है। डू यू नो, ऑन September 24, 2014, इंडिया became the fourth country in the world to reach the orbit of Mars and the first to achieve it in its first attempt. 24 सितंबर 2014 को इंडिया वो फोर्थ कंट्री बन गया था जो कि मार्स पर पहुंचा। इससे पहले 3 कंट्रीज़ और जा चुकी हैं मार्स पे। तो जो मार्स की ऑर्बिट है वहाँ पर पहुंचा, और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। तो वो फर्स्ट ऐसा मतलब इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मार्स पर पहुंची। अब हम सैटेलाइट्स के बारे में करेंगे। व्हाट आर सैटेलाइट्स? द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड दियर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट। कि जो हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर काटती है, जैसे मून है वो सन के चारों ओर चक्कर नहीं काटता, सिर्फ अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक है। जो सन के राउंड राउंड घूमेंगे वो प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट के राउंड राउंड घूमेंगे वो सैटेलाइट्स। लाइक द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। प्लैनेट्स की तरह सैटेलाइट की भी अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती है, वो भी सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम द सन। ईच प्लैनेट हैड 1 और मोर सैटेलाइट। हर एक प्लैनेट का एक या एक से ज़्यादा सैटेलाइट हो सकते हैं, एक्सेप्ट द मरकरी एंड द वीनस। लेकिन वीनस और मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट। हमारे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है और वो है मून। एज ऑफ 2015 सैटर्न हैड 53। अब 2050 में जो उसका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो सैटर्न है उसके 53 सैटेलाइट्स हैं। यानी जिस तरह हमारा एक मून है, सैटर्न के 53 मून हैं। जुपिटर के 50, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 13 और मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सैटर्न है, और सैटर्न के ये जितने भी हैं सैटेलाइट, ये आपकी बुक में नेम दिए हुए हैं इनके, ठीक है। ये सारे के सारे सैटेलाइट्स जो सैटर्न है उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है। जो यूरेनस के होंगे वो यूरेनस के चारों तरफ चक्कर काटेंगे। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। द मून आर नियरेस्ट कंपेनियन। हमारा सबसे पास का जो कंपेनियन है वो मून है। The moon is the closest celestial body to the earth. Its distance from the earth is about 3,84,000 किलोमीटर। ये धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। The moon also reflects lights which it receives from the sun। अभी अभी हमने किया कि सैटेलाइट की खुद की कोई भी सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी नहीं होती है ये, तो ये जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट जो हमें दिखाई देती है मून के अंदर वो सन की लाइट होती है। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अपने एक्सिस पर, जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती है उसी तरह मून भी अपने एक्सिस पर रोटेट होता है, एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और
जिस तरह अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व होती है, उसी तरह वो भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है. द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज़ द सेम. जो उसका पीरियड है रोटेशन का अपने एक्सिस पर और रिवोल्यूशन का, वो सेम ही है. दैट इज़ 27.3 days. Due to the same period of both the movements, only one side of the moon is visible from the earth. क्योंकि अगर जो मून है वो इतना तेज़ी से घूमता तो हम उसकी साइड एक टाइम में देख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हमें मून की सिर्फ एक साइड ही दिखाई देती है. द अदर साइड ऑलवेज रिमेन इनविजिबल. और दूसरी जो साइड है वो हमेशा इनविजिबल होती है. द मून हैज़ अ बैरन लैंड कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन. अब यहाँ पर आपको लगता है कि शायद ये कोई मतलब ऐसे जो चमक रहा है ये बिल्कुल फ्लैट है ना. ऐसा नहीं है. मून भी बिल्कुल अर्थ की तरह है. इनके ऊपर भी हम खड़े हो सकते हैं. ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. तो मून की जो लैंड है वो कैसी है? बैरन है, मतलब बिल्कुल बंजर लैंड है. और उसके कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स, वैलीज एंड क्रेटर्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं. Scientists believe that long ago Earth collided with another space object and resulted in throwing a big chunk of rocky material into the space, and that led to the formation of the moon. तो साइंटिस्ट जो हैं वो यही मानते हैं कि बहुत टाइम पहले जो अर्थ है उसने ही एक बहुत बड़ा जो रॉकी मटेरियल अपने अंदर से फेंका था स्पेस के अंदर, और उसी से ही मून बना. द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड इट. मून के चारों ओर किसी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम में ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है इन द लाइट ऑफ द सन, एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग नाइट और इन शेडो. और जितना पार्ट उसका शेडो में होता है वो पार्ट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. The temperature may increase to more than 240 सेल्सियस ड्यूरिंग द डे. दिन के दौरान इसका जो टेम्परेचर है वो 240 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है. एंड फॉल्स डाउन टू -184 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट. और नाइट के दौरान ये 184 डिग्री सेल्सियस जो है वो घट सकता है, यहाँ तक आ सकता है, या इससे भी कम. Thus no life can possibly exist on the moon. इसीलिए मून पर किसी भी तरह की कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. अब हम यहाँ पर मून के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वन साइड ऑफ द मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन विच इज़ विजिबल टू अस. हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मून है वो जो चमकता है उसकी एक साइड चमकती है जो सन की तरफ होती है, विच इज़ विजिबल टू अस, जो हमें दिखाई देती है. द पोजिशन ऑफ द मून इज़ रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे. लेकिन जो पोजिशन है मून की वो हर रोज़ चेंज हो, मतलब जो सन के रिलेशन में वो चेंज होती रहती है. When the illuminated side of the moon is fully hidden from our view, it is called the new moon और अमावस्या. जब जो इल्यूमिनेटेड साइड है, जो चमकती है उसकी साइड, वो जब पूरे तरीके से छुप जाती है, मतलब हमें वो जो चमकती हुई साइड है वो भी नहीं दिखाई देती है, तो उसे हम न्यू मून या अमावस्या कहते हैं. अमावस्या क्या होती है? ये इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो इंडियन कैलेंडर है, जैसे हमारा जो इंटरनेशनल कैलेंडर है उसके अंदर 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके दिसंबर तक. ठीक है. लेकिन इंडियन जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे जो मंथ्स हैं वो 12 ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मंथ्स होते हैं, हमारे मंथ्स कैसे चलते हैं, जैसे हमारा जनवरी है मान लिया, तो जनवरी के अंदर 31 डेज़ होते हैं. ठीक है. ऐसे फरवरी के अंदर 28 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं. ठीक है. तो मतलब इसके अंदर हमारे जो है जो एक्यूरेट हमें पता है कि इसमें इतने दिन होंगे और इसमें इतने दिन होंगे, और हर साल उतने ही दिन होते हैं. एक फरवरी को छोड़ के जो लीप ईयर आता है उसमें फरवरी में 29 डेज़ होते हैं, अदरवाइज 28 होते हैं. ठीक है. बाकी सभी में स्टेबल होते हैं, किसी में चेंज नहीं होते.
लेकिन इंडिया के अंदर जो इंडियन कैलेंडर है उसका जो महीना होता है वो कैसे चलता है, उसकी तारीख कैसे चलती है। देखिए संस्कृत के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे हमारा एक है, एक को वो बोलेंगे एकम, फिर दूज, फिर तीज, फिर चौथ, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और फिर दशमी, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और उसके बाद पंचमी नहीं आती। उसके बाद दो चीज़ें आती हैं, या तो पूर्णिमा या अमावस्या। अब ये कैसे आती हैं, देखिए। अब मान लिया एकम से चले और हम पहुंच गए पूर्णिमा तक। अब पूर्णिमा में क्या होगा, पूर्णिमा में चांद होगा पूरा कंप्लीट, हमें पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद पूर्णिमा के बाद जब एकम आई दोबारा, तो उसमें वो थोड़ा सा ये एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर दूज को थोड़ा सा और कम हो जाएगा। फिर तीज को मतलब हमें इतना ही दिखाई देगा। फिर तीज को इतना, थोड़ा और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, और ऐसे करके मान लिया जो हमारी सप्तमी अष्टमी है उसमें हमें इतना चांद दिखाई देता है ऐसे, ठीक है। फिर ये और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, और कम, फिर हमें सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जब चतुर्दशी आती है, यानी 14 दिन पूरे होते हैं, तो ये बिल्कुल हमें रात को कोई दिखाई देगा, और वो भी क्या पता दिखाई ना दे, सिर्फ इतना सा पार्ट इसका दिखाई देगा, और ये बाकी का जो पार्ट है ये हमें दिखाई नहीं देगा। और जब अमावस्या आएगी तो ये पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा, ये हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। फिर जब अमावस्या आई तो जैसे आपने देखा कि ये पूरा का पूरा जो है छुप गया, ये दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा, अब जब एकम आएगी तो ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे कि एकम दूज को तो हमें मोस्ट ऑफ पार्ट नहीं नज़र आता इसका, लेकिन तीज तक हमें इसका इतना सा पार्ट नज़र आएगा। फिर चौथ को थोड़ा सा फालतू हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और फालतू हो जाएगा, फिर ऐसे मतलब इसका जो पार्ट है वो बढ़ता जाएगा, हमें थोड़ा बड़ा दिखता जाएगा। उसके बाद चतुर्दशी तक ये फुल मून बन जाएगा, और फिर आएगी पूर्णिमा, फिर उसके बाद फिर वही सर्कल चलेगा। तो इस तरीके से हमारे इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा जो मतलब मून के अकॉर्डिंग वो बना है, हमारा जो कैलेंडर है मून की जो भी सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग। डू यू नो, astronaut Neil Armstrong was the first human to set foot on the moon. आप जानते हैं एस्ट्रोनॉट जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो पहले ऐसे ह्यूमन थे जो मून पे पहुंचे थे। ये अमेरिका के थे। ही अलोंग विद एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द ल्यूनर मॉड्यूल ऑफ द अपोलो 18 ऑन द मून सरफेस ऑन जुलाई 20, 1969, और इनके साथ ये एडविन एल्ड्रिन भी हैं। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को क्यों माना जाता है, ये दोनों साथ में थे, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले मून पे कदम रखा था, इसीलिए इनका नाम यहाँ आया कि वो पहले जो फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था। तो दूसरे ऑब्वियसली एडविन एल्ड्रिन हुए। द विजिबल पोर्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली डे बाय डे आफ्टर द न्यू मून डे। जो न्यू मून डे होता है यानी कि जो अमावस्या का दिन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब पूर्णिमा आ जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये 15 दिन तक चलता है, अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन होता है ये। लेकिन ये जो हमारी तिथियां होती हैं इंडियन कैलेंडर की, उसके अकॉर्डिंग कभी कभी दो एकादशी भी हो जाती हैं, दो द्वादशी भी हो जाती हैं, दो दशमी भी हो जाती हैं। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। मतलब हम एक्यूरेट नहीं कह सकते इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि कितने दिन होंगे। कई बार तो महीने भी दो हो जाते हैं। आपने सुना होगा महीने, जैसे मार्गशीर्ष है, जो फाल्गुन है, ये इस तरीके के जो महीने होते हैं, मुझे तो खुद नहीं पता इनके बारे में ज़्यादा। तो ये कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, ठीक है, फिर पौष है, फिर माघ है,
फिर फाल्गुन है, ये महीने होते हैं इंडिया के अंदर, इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। एट फर्स्ट द मून अपीयर्स इन क्रेसेंट शेप, क्रेसेंट शेप में दिखाई देता है। ऑन अर्थ 8th डे हाफ पोर्शन ऑफ द मून कम्स इन आवर व्यू। द फुल मून बिकम्स विजिबल आफ्टर 15 days when half of its revolution is complete। जब इसका हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो 15 दिन के बाद हमें ये आधा दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। द डे व्हेन द मून इज़ कम्प्लीटली विजिबल टू अस इज़ द फुल मून डे, इसको हम पूर्णिमा कहते हैं। यानी कि जब हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता तो हम उसे न्यू मून कहते हैं, और जब पूरा मून हमें दिखाई देता है तो हम उसे फुल मून डे कहते हैं। आफ्टर दिस डे the decline of the moon's illuminated part starts. The illuminated part shows disappears and moon again comes to the position of new moon। और जो उसके बाद है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से वो वही जो सर्कल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, ये वही फेजेज़ हैं। न्यू मून में हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उसके बाद धीरे धीरे दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जब 7-8 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद हमें आधा दिखाई देता है। फिर ऐसे ही ये कम होता जाता है और फिर हमें ये फुल मून होता है। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस धीरे धीरे फिर कम होना शुरू हो जाता है और यहाँ आकर फिर से न्यू मून वो बन जाता है। The phases of the moon are used to determine the lunar dates and to fix the duration of lunar months in India and Arab countries। अब जो मून के जो ये फेजेस हैं कि कितना वो छुपता है, कब छुपता है ना, ये जो फेजेस हैं अलग अलग मून के। अब यहाँ पर देखिए आप कितनी ज़्यादा तस्वीरें देख पा रहे हैं, कहीं पर पूरा है, कहीं पर आधा है, कहीं पर छोटा सा टुकड़ा है। तो ये जो फेजेस हैं ये डिटरमाइन करती है जो ल्यूनर डेट्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी जो इंडियन जो कैलेंडर है वो ल्यूनर के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। ल्यूनर के हिसाब से मतलब कि ल्यूनर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड टू फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूनर मंथ्स इन इंडिया एंड अरब कंट्रीज़, और अरब कंट्रीज़ के अंदर भी हमारी तरह ही मून के फेजेस वाला कैलेंडर है। द हिंदू एंड द मुस्लिम फेस्टिवल सच एज दीपावली, ईद आर यूजुअली फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूनर डेट्स एंड मंथ। अब देखिए आपको भी पता है जो होली है, दिवाली है या ईद है, ये सारी की सारी इनकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती है। अब देखिए आपको पता है कि जो क्रिसमस डे है, क्रिसमस जो आता है वो 25 दिसंबर को आता है ना। अब 26 जनवरी तो 26 को ही आएगी, और बाकी जो भी हैं डेज कई जो फिक्स होते हैं कि उसी डेट को आते हैं। लेकिन दीपावली है, ईद है, होली है, ठीक है, और रक्षाबंधन है, ये बहुत सारे त्यौहार हैं हमारे जो कि एक फ़िक्स डेट को नहीं आते हैं। तो वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? वो चलते हैं हमारे इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बारे में जितनी डिस्कस करेंगे वो कम है, लेकिन जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नाउ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर दूसरी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। अभी तक हमने प्लैनेट और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा सोलर सिस्टम में, लेकिन अभी हम जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। Apart from the sun, stars, planets, and satellites, there are other celestial bodies also, like asteroids, meteors, and comets that revolve around the sun, जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन ये प्लानिटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, प्लैनेट्स नहीं है। प्लानिटरी बॉडीज़ इनको इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये सूरज के चारों तरफ इसी तरह चक्कर काटती है जिस तरह जो हमारा मतलब जो मून, ये क्या है, जिस तरह की हमारा जैसे प्लैनेट काटते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट आवर सन। ये जो एस्ट्रॉइड हैं ये रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट है, रॉक जैसे हैं जो सन के ऑर्बिट में जो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। दिस कैन बी अ फ्यू फीट वाइड टू सेवरल 100 miles वाइड। Most asteroids orbit our sun, a star in a region of space between the orbits of Mars and Jupiter known as the asteroid belt। अब जैसे ये सूरज है, ये मरकरी चक्कर काट रहा है, ये वीनस चक्कर काट रहा है,
ये अर्थ चक्कर काट रही है, यहाँ पर मार्स आ गया और फिर आ गया जुपिटर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, अब मार्स यहाँ है, जुपिटर यहाँ, तो ये जो बीच का स्पेस आप देख रही हैं, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स हैं उनके बीच में पाए जाते हैं और ऐसे ही सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब है meteors. Meteors are little chunks of rock and debris in space. They become meteors or shooting stars when they fall through the Earth's atmosphere, leaving a bright trail as they are heated by the friction of the atmosphere. Most of them break up in the atmosphere before they can strike the surface as meteors. अब इसमें क्या है कि जो मेट्रोड्स हैं वो भी रॉकी छोटे छोटे चंक्स हैं। ठीक है, वो जब इस तरीके से गिरते हैं, मतलब जब भी वो घूमते घूमते गिरते हैं तो वो इस तरीके से गिरते हैं और एक तरह का जो है वो, मतलब जैसे ये है तो जब गिरेगा तो ये एकदम चमकेगा। ये जो है ये पार्ट बहुत चमकेगा। क्यों चमकेगा? जो फ्रिक्शन होता है, जो वो इतनी तेज़ी से जो आता है तो हवा के अंदर जो उसका फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो चमकता है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह के रॉकी चंक्स होते हैं जो स्पेस के अंदर फैले हुए हैं, लेकिन इनका कोई प्रॉपर वो नहीं है। जैसे एस्ट्रॉयड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे, तो मेट्रोइड्स का ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है। डू यू नो a crater is a depression which may be formed either by falling on a large meteor on the surface of the earth or by the volcanic eruption. Meteor crater of North Arizona, USA, in nearly 1 mile across, 2.4 miles in circumference, and more than 550 feet deep. जो क्रेटर होता है वो एक तरह का डिप्रेशन होता है जो कि या तो लार्ज जो मेट्रोर जो गिरते हैं धरती के ऊपर बहुत तेज़ी से आते हैं और धरती पे गिर जाते हैं, फिर धरती के अंदर खड्डा बना देते हैं। वो इतनी तेज़ी से आते हैं ना ऊपर से, तो वो या फिर वोल्केनिक एरप्शन की वजह से होता है। ठीक है, जो मेट्रोर देखा गया है नॉर्थ एरिज़ोना के अंदर जो गिरा था, ठीक है, वो कम से कम 1 माइल के करीब, 1 किलोमीटर के करीब, और 2.5 माइल्स सरकमफ्रेंस है उसका, और कम से कम 550 फीट गहरा जो खड्डा उसने बनाया है। वो इतना बड़ा मतलब मेट्रोर था जो अर्थ पे गिरा। अब है कॉमेट्स। कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद अ हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल्स। कॉमेट्स जो है वो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जिनकी की सिर भी होता है और लॉन्ग ल्यूमिनस, ये आप जो देख रहे हैं ये, ठीक है, ये कॉमेट है जिसे आप कभी कभी कहते हैं कि मैंने टूटता हुआ तारा देखा है ना। दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर लॉन्ग पीरियड। वो बहुत पीरियड के बाद स्काई में दिखाई देते हैं। अ कॉमेट नोन एज हेलिस कॉमेट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 76 ईयर इंटरवल। जो कॉमेट है जिसे मतलब कॉमेट जैसे कि नोन एज हेलीज कॉमेट, ये हेली एक कॉमेट है जिसका नाम लिखा गया है अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 76 ईयर्स इंटरवल, जो कि हर साल 76 साल के बाद ही हमें आसमान में दिखाई देता है, हेलीज कॉमेट। ओके, तो ये इसके कीवर्ड्स हैं। एस्ट्रोनॉमर्स, क्लस्टर्स, क्रेसेंट शेप कौन सी होती है, फर्नेस, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है, और स्फेरिकल शेप कौन सी होती है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू वी कॉल अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। जो बिलियंस ऑफ स्टार्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गैलेक्सी कहते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। मैंने आपको बताया था कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन है लेयर, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, सॉरी थिक है बहुत ही, और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ये सनलाइट को। विच इज़ द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन? सन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? नेपच्यून। द प्लैनेट विच डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है, वो है वीनस। मरकरी भी है लेकिन वो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। विच प्लैनेट हैज़ 2 सैटेलाइट्स? कौन सा प्लैनेट है जिसके 2 सैटेलाइट्स हैं? वो है मार्स। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। वास्ट लिमिटलेस स्पेस को हम यूनिवर्स कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर। जो डिस्टेंस हम सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में मापते हैं उस यूनिट को हम लाइट ईयर कहते हैं। डैश ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, पोल स्टार। द ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थ। उससे पहले मार्स है, सॉरी मरकरी है और वीनस है, और थर्ड नंबर पे अर्थ है। नाउ मैच ग्रेट बियर। ग्रेट बियर एक तरह का कॉन्स्टलेशन है। हेड ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन। अ जायंट क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट, गैसेज और डस्ट का जो बहुत बड़ा क्लाउड हुआ था जिससे सोलर सिस्टम बना था उसे हम नेबुला कहते हैं। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल। रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ यू विल हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। टिल देन बाय बाय।